हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ वेरी प्लेजेंट इवनिंग। ये बड़ा ही सुनहरा जो है यह शाम है और मैं आपको इसमें हिमालय की वादियों में हूँ। मैं एक बार आपको अपना कैमरा जो है घुमाता हूँ। आप ये देखो, चारों तरफ से बड़ा ही मनोरम दृश्य है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर एक जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी ठीक बगल में बह रही है, जिसकी छन छन कर जो है जिसकी आवाज़ आपके कानों तक आ रही होगी। खैर, मैं इसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के भी आपको बताने वाला हूँ। चलिए, हम लोग आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वह है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय झंडा। देखिए, जब हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्राइड एंड स्टीम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जब हम राष्ट्रीय झंडे के बारे में बात करते हैं तो यह किसी भी राष्ट्र के संप्रभुता, वहाँ के लोगों के आन बान शान का प्रतीक होता है। And particularly when we talk about the country like India, which was under the subjugation of foreign rule for long time, this फ्लैग बिकम वेरी स्पेशल। लेकिन जब हम भारत जैसे राष्ट्र की बात करते हैं जो सदियों से किसी न जाने कितने लोगों को गुलाम रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी भी राष्ट्रीय झंडे को पाने के लिए, उसको फहराने के लिए बड़े ही त्याग और तपस्याओं की जरूरत पड़ती है। न जाने कितने ही लोगों के बलिदान और जो न जाने कितने ही लंबे समय के लोगों के प्रयासों के माध्यम से यह पल मिल पाता है। और निश्चित रूप से इस कारण से राष्ट्रीय झंडा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो मैं बताना चाहूँगा, कैसे भूल सकते हैं हम लोग 11 अगस्त 1942 की उस दिन को, जब भारत के नौ निहालों को अंग्रेज़ों ने राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण उन्हें गोलियों से भून डाला था। कैसे भूल सकते हैं हम लोग तिलेश्वरी बरुआ, जो असम की रहने वाली थी, और उन्होंने जब 20 सितंबर 1942 को भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की, इस कोशिश में अंग्रेज़ों की वो गोलियों की शिकार हो गई। निश्चित रूप से भारत का राष्ट्रीय झंडा बड़ा महत्वपूर्ण झंडा है। हम लोग आज की क्लास में इस झंडे के बारे में बातचीत करेंगे। When we talk about the national flag of any country, the first question which arises in our mind is what is the name of the first national flag of any country। जब राष्ट्रीय झंडे के बारे में बात होती है तो जो प्रश्न हमारे मन के अंदर सबसे पहले आता है वो यही आता है कि किसी भी देश का सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह झंडे का नाम है डेनीबोर्ग और वह देश है डेनमार्क। देखो, आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहली बार एक झंडा बनाया गया था 15 जून 1219 को डेनमार्क में, जिस झंडे का नाम था डेनीबोर्ग। उसी झंडे को 1625 में डेनमार्क के लोगों ने अपने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया। इस प्रकार से डेनमार्क का डेनीबोर्ग दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा है। हालांकि कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि यूनियन जैक दुनिया का पहला झंडा है। मैं बताना चाहूँगा, देखो, यूनियन जैक जो ब्रिटेन का झंडा था, 1801 ईस्वी में ब्रिटेन ने इसे अपने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अडॉप्ट किया। लेकिन यह दुनिया का भले ही सबसे लोकप्रिय झंडा हो, यह दुनिया के सबसे अधिक क्षेत्र में फहराया जाना झंडा हो, लेकिन दुनिया का पहला झंडा यह नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दुनिया के 25% हिस्से पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। उन्होंने बहुत लंबे समय तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर राज किया, इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो झंडा लोगों पर थोपा। लेकिन वह झंडा दुनिया का सबसे पहला झंडा, राष्ट्रीय झंडा नहीं है। अगला सवाल आता है कि भारत का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, इस झंडे का कॉन्सेप्ट जो है, तिरंगा जो है, वह कहाँ से आया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि तिरंगा झंडा जो है दुनिया में सबसे पहला एक झंडा बना था 1579 में, 1579 में। और इस झंडे का नाम है प्रिंस बोल्ग। यह प्रिंस बोल्ग जो झंडा है, यह ऑरेंज नसाऊ का जो वंश था वहाँ का, आज का नीदरलैंड का, वहाँ पे इस झंडे को बनाया गया था। मैं आपको इसके बारे में 1 मिनट में बताता हूँ। देखिए, जैसे भारत सदियों से गुलाम रहा, पहले
अलग अलग लोगों के। और मैं बताना चाहूँगा कि भारत की जो गुलामी रही, उस गुलामी जो है, जिस प्रकार से भारत के लोगों के लिए बड़ा ही कष्टकारी रहा, उसी प्रकार से डचों को भी स्पेनिश वासियों का लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा। लेकिन वहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था ऑरेंज नसाऊ वंश। उस ऑरेंज नसाऊ वंश के लोगों ने स्पेनिश वासियों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह बहुत लंबा चला। इसको यूरोप में 80 वर्ष युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय वहाँ पे जो डच भाषी लोग थे, उनकी संप्रभुता, उनके एक राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में एक झंडा बनाया गया था, जो झंडा ऑरेंज, सब वाइट और ब्लू, इसमें 3 पट्टी बनी हुई थी। यह था ट्राई कलर। तो दुनिया का पहला जो ट्राई कलर है, तिरंगा झंडा है, वो बनाया गया था आपको नीदरलैंड में। उस झंडे का वो झंडा है, उस झंडे का नाम है प्रिंस बोल्ग। इसके बाद फ्रांस ने भी फिर उसी नीदरलैंड के उन्होंने उस झंडे को का पैटर्न को अपनाया, और उन्होंने भी अपना राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे झंडे को रखा। भारत में जब देखो, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, और जब हम अंग्रेज़ों के गुलामी से हम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी थे जिनकी सोच थी कि आज नहीं कल जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हमें भी एक राष्ट्रीय झंडे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भारत का राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए। तो इस प्रयास में बहुत सारे लोग आगे आए, और इनमें सबसे जो सार्थक प्रयास है, जिसका इतिहास में मिल रहा है, वो है आपका सिस्टर निवेदिता। देखिए, सिस्टर निवेदिता के बारे में आपको बता दूं कि सी वाज डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। विवेकानंद जी, इन्होंने भारत में अध्यात्म की, इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी अलग जगाई थी। 4 जुलाई 1902 को उनका देहावसान हो गया, और उनके देहावसान के बाद उनके जो शिष्य लोग थे, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया। और इसी कड़ी में एक नाम आता है सिस्टर निवेदिता का। सिस्टर निवेदिता जो है ब्रिटेन की रहने वाली थी, और वह शिक्षिका थी, अध्यापिका थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जो व्यक्तित्व है, उससे इतना अधिक प्रभावित हो गई कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गई थी भारत। और यही जब भारत में आई, तो दुर्भाग्यवश 4 जुलाई 1902 को जब विवेकानंद जी का देहावसान हो गया, तो उन्होंने विवेकानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उनका नाम था एलिजाबेथ नोबेल, जिससे विवेकानंद जी ने सिस्टर निवेदिता का नाम दे दिया था। तो एक झंडा बनाया गया था 7 अगस्त 1906 को झंडा फहराया गया। इस झंडे में 3 कलर बने हुए थे। एक जो कलर था वो था लाल रंग का, दूसरा हरा था, और तीसरा पीला था। और ये जो झंडा था, ये तिरंगा झंडा था। इसको उन्होंने पारसी बागान में, कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया। तो भारत का पहला जो तिरंगा झंडा है, वो झंडा जो है भले अनऑफिशियल था, अनौपचारिक था, लेकिन झंडे को फहराने का काम किया था सिस्टर निवेदिता ने। इसके बाद भारत में एक राष्ट्रीय झंडा बनाया, राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया आपको जर्मनी के स्टुटगार्ट में। वो झंडे को फहराने वाली जो महिला थी, वो थी मैडम भिखाजी कामा। लेकिन मैडम भिखाजी कामा का जो परिवार था, यह मुंबई का एक पारसी परिवार था। मुंबई मतलब उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जब 1898-99 में प्लेग फैल गया, तो उनका परिवार चूँकि समाजसेवी परिवार था, ये लोग समाज की बड़ी सेवा करते थे, तो इन्होंने क्या किया, प्लेग ग्रस्त रोगियों की उन्होंने बहुत सेवा की। और इसी दरमियान जो है उनको मैडम भिखाजी कामा को जो है प्लेग हो गया। वह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए चली गई ब्रिटेन, और वहाँ पे गई तो उनका संपर्क जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे लोगों से, क्रांतिकारियों से हो गई, और वहीं पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीयता का प्रण लिया। और जब 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सोशलिस्ट पार्टी की एक सभा हुई, तो उन्होंने प्रण किया कि भारत एक राष्ट्र के रूप में यहाँ पर शिरकत करेगा। हालांकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की, और उस प्रकार से उन्होंने भारत का एक राष्ट्रीय झंडा फहराया। यह भी 3 रंग का झंडा था। इसमें भी हरा रंग था, पीला रंग था, और हरा रंग पीला रंग के साथ में लाल रंग था। तो सबसे ऊपर में हरे रंग की पट्टी थी, फिर पीला रंग की पट्टी थी, और फिर लाल रंग की पट्टी थी। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो हरे रंग की पट्टी थी, इसमें 8 कमल के फूल बने हुए थे, जो भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लंबे प्रवास के बाद यहाँ पे आए। और जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग भारत की राष्ट्रीय झंडा बनाइए, क्योंकि आज नहीं कल भारत को राष्ट्र बनना है, और उसके पहले हमें एक राष्ट्रीय झंडे की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जब इन्होंने किया, तो एक गांधीवादी नेता थे, नाम था उनका वेंकैया पिंगली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 30 पेज का एक झंडा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 झंडे की एक जो बुकलेट थी, वो बुकलेट लोगों को दिया। तो जब उसमें से एक झंडा उसमें स्वीकार किया गया, और वो झंडा जो था वो था लाल और हरे रंग का झंडा।
महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि आपने लाल और हरे रंग के झंडे को क्यों प्रेफर किया, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यह है कि लाल है हिंदुओं का प्रतीक और जो हरा है यह मुस्लिमों का प्रतीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा फिर अन्य धर्म के लोग हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। तो महात्मा गांधी कहने पर उसमें एक सफ़ेद रंग की पट्टी जोड़ दी गई और महात्मा गांधी ने कहा कि यह झंडा जो है भारत की अर्थव्यवस्था का प्रतीक बनना चाहिए। तो उन्होंने महात्मा गांधी का जो चरखा था, जो भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक था, उस झंडे के बीच में उसको लगा दिया गया। तो इस प्रकार से ये झंडा जो है, ये झंडा कांग्रेस के लोगों ने इस झंडे को अपने कांग्रेस झंडे के रूप में या भारत राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसको अपना लिया। अब देखो क्या हुआ कि जब अभी तक कांग्रेस जो है 1929 के पहले तक कांग्रेस जो स्वराज की कल्पना कर रही थी, वह स्वराज में था कि अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए भारत के लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दे करके और अपना शासन खुद से चलाया जाना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लोगों ने यह निर्णय लिया कि संपूर्ण आज़ादी हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक राष्ट्र के रूप में काम करना पड़ेगा। और भारत और रावी के तट पर 31 दिसंबर की रात में एक झंडा फहराया गया। वो झंडा जो था तिरंगा झंडा था, वही चरखा वाला झंडा था। और इस प्रकार से निर्णय हुआ कि जो अगला साल आएगा, उस अगले वर्ष के जनवरी के महीने में जो अंतिम रविवार आएगा, उस दिन हम लोग इस झंडे को फहराएंगे और उस झंडे को तब तक फहराते रहेंगे जब भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती। तो यह जो रविवार आया, अंतिम रविवार, वह था 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस प्रकार से भारत का वो झंडा फहराया गया, जो झंडा चरखा वाला झंडा था। लेकिन 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में क्या किया, 7 सदस्यीय झंडा समिति बनाई और झंडा समिति ने यह निर्णय किया कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा होगा, उस राष्ट्रीय झंडे में हम लोग यहाँ पर जो लाल रंग है, उसमें हम लोग लाल की जगह पर केसरिया रखेंगे, क्योंकि केसरिया जो है हिंदुओं के त्याग का प्रतीक है। और इस प्रकार से वहाँ पर लाल की जगह पर केसरी रंग रख दिया गया और झंडे का नाम रख दिया गया स्वराज झंडा। तो यह जो स्वराज झंडा था, इसी झंडे को हम लोग फहरा रहे थे। इसी बीच में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार नाउ द इंग्लिश वे आर नॉट एबल टू रूल इंडिया फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। अंग्रेज़ लोगों की अब इतनी औकात नहीं बची थी कि वह दूर से बैठ करके भारत का शासन चला पाते। इसलिए यह निर्णय हुआ कि भारत का एक राष्ट्रीय झंडा बनाया जाएगा। यह निर्णय हुआ कि अंग्रेज़ जो भारत को जो है छोड़ करके चले जाएंगे और उसके लिए उन्हें कैबिनेट मिशन भेजा। और उसके बाद यह हुआ कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा बनेगी और संविधान निर्मात्री सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी बीच में क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने 20 फरवरी 1947 को यह अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भारत को छोड़ करके जा रहे हैं, अब यह हुआ कि जब भारत छोड़ के जाएंगे तो उसके पहले जो है तो भारत का झंडा बनना चाहिए। और इसी बीच में 3 जून 1947 का प्लान आ गया, माउंटबेटन प्लान। इसमें यह हो गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिल जाएगी। और इस प्रकार से 15 अगस्त के पहले भारत के राष्ट्रीय झंडे की जरूरत थी। और इसी आनंद फानन में मैं बताना चाहूँगा कि 23 जून 1947 को एक झंडा समिति बनाई गई। उस झंडा समिति में जो सदस्य थे वह थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपको सरोजिनी नायडू, के मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर और अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस झंडा समिति ने क्या किया, विचार किया और विचार करने पर यह निर्णय निकला कि जो भारत का स्वराज झंडा था, उसी झंडे को थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसको यह हुआ कि स्वराज झंडा ही रहेगा, लेकिन इसमें तब्दील किया जाएगा। तब्दील यह है कि जो गांधी जी का चरखा था, उस चरखे को हटाने की बात हो गई। और एक बहुत बड़े भारत के ब्यूरोक्रेट्स थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। उनकी पत्नी थी सूर्या बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो सूर्या बदरुद्दीन तैयब जी ने यह लोगों को सुझाया कि अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, वह सेकुलरिज्म, वह जो है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। तो वहीं से हम लोग एक लायन कैपिटल जो है अशोक का जो सिंह स्तंभ है, वहाँ से चक्र है, उस चक्र को ले लिया जाए झंडे के बीच में। और इस प्रकार से चरखा हटा करके सूर्या बदरुद्दीन तैयब जी के कहने पर वहाँ पे बीच में चक्र लगा दिया गया। इस चक्र को नीले रंग का बनाया गया और उसमें बना दी गई 24 तिलियाँ। आपको बताना मैं चाहूँगा कि 14 जुलाई 1947 को कांग्रेस ने झंडे को स्वीकार कर लिया और इसके बाद यह हुआ कि यह झंडा भारत के संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष इसे स्वीकार करने के लिए रखा जाएगा। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडे को लेकर के पहुँचे। देखिए, ऐसे तो वो कागज़ लेके पहुँचते थे, लेकिन इस दिन वो जो है कपड़े का कोई टुकड़ा लेके पहुँचे और आते जाते ही उन्होंने भारत के लोगों से कहा कि आज मैं भारत का भविष्य का एक परचम लेकर आया हूँ। और इस प्रकार से लोगों ने तालियां बजा करके, लोगों ने बेंच पीट करके उस झंडे को देखा, लोगों ने सैल्यूट किया, उसका स्वागत किया। और इस प्रकार से 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को अपना लिया।
इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह जो हमारा झंडा है, यह झंडा बड़ा ही आन शान बान का प्रतीक है, इसको पाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हुई है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से, जो भारत के पहले दार्शनिक हैं, कि वे झंडे की दार्शनिक व्याख्या करें। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने झंडे की दार्शनिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कोई भी झंडा किसी भी राष्ट्र के धर्म संप्रदाय का प्रतीक नहीं हो सकता, वो उसके एट्रीब्यूट्स, उसके गुण का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि जो केसरिया रंग है, दिस इज द साइन ऑफ रिनंसिएशन, यह त्याग का प्रतीक है। यह जो सफ़ेद रंग है, दिस इज साइन ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का प्रतीक है। और यह जो हरा रंग है, यह धरती की फर्टिलिटी, यह जो भारत जो आपका जो धरती की उर्वरता है, उसका प्रतीक है। और उन्होंने कहा यह चक्र जो है, यह चक्र इस बात का प्रतीक है कि टाइम इज नॉट कॉन्स्टेंट, टाइम इज चेंजिंग, समय परिवर्तनशील है। इसलिए डोंट लॉस योर हार्ट इफ़ यू हैव बैड टाइम्स। अगर आपका खराब समय चल रहा है, अपने आप हृदय को, दिल को मत आप दिल को मत हारो, आप धैर्य रखो। अगर दिन है तो रात्रि भी आएगी, और रात्रि है तो फिर सुबह का होना लाजमी है, सुबह का होना लाजमी है। तकलीफ है ज़िंदगी में है तो मत घबराओ, तो ज़िंदगी में सुखों का आना भी लाजमी है। उन्होंने कहा कि यह जो है, यह 24 जो तिलियाँ हैं, यह 24 घंटे के बदलते हुए समय का प्रतीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ये बताता है कि जैसे समुद्र की अथाह गहराई है, और यह जो अंतरिक्ष है, इसकी जो है असीम ऊंचाई है। मानव को पाने के लिए यह उसकी गहराई और ऊंचाई भी है। मानव गिरना चाहे तो बहुत नीचे तक गिर सकता है, और उठना चाहे तो आसमान तक उठ सकता है। और मैं कहना चाहूँगा, इससे अधिक अच्छी झंडे, किसी भी राष्ट्रीय झंडे का कोई भी आध्यात्मिक या किसी भी प्रकार का कोई जो दार्शनिक व्याख्या है, वो नहीं हो सकता है। इस तरीके से जो कानपुर के रहने वाले श्यामलाल पार्षद थे, उन्हें झंडा गीत लिखा। इस प्रकार से भारत का जो है झंडा स्वीकार हो गया। अब मैं बताऊं कि 14 अगस्त 1947 को हंसा मेहता की तरफ से, हंसा मेहता ने भारत की महिलाओं की तरफ से झंडा भारत के राष्ट्र को सुपुर्द कर दिया, और 15 अगस्त से भारत को आज़ादी मिली तो ये झंडा फहराया गया। और इसके बाद यह झंडा जो है अब फहराया गया। अब था कि झंडे को फहराने के नियम बनाने की बात। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए कोई अलग से नियम नहीं बनाए, बल्कि भारत में जो प्रतीक थे, जिसको हम लोग नेशनल एम्बलम कहते हैं, तो नेशनल एम्बलम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 बनाया गया था। मतलब कि राष्ट्रीय संप्रतीक अनुचित प्रयोग अधिनियम 1950, और उसमें कहा गया कि झंडे को मान शान के साथ झंडे को जो है पूरी तरीके से उसको सम्मान के साथ फहराया जाएगा। केसरिया रंग सबसे ऊपर रहेगा, और हरा रंग जो है वो नीचे रहेगा। झंडा जो है वो आयताकार या रेक्टेंगुलर रहेगा, और झंडे का जो प्रोपोर्शन रहेगा, लंबाई चौड़ाई का, वो रहेगा 3:2 में। झंडे को इस प्रकार से फहराया जाएगा कि झंडा जो है सुबह और शाम को ही फहराया जाए। राष्ट्रीय पर्व के समय ही फहराया जाए, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और बाकी बात झंडे को न फहराया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि झंडे को सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जाए। कुछ लोगों को झंडे के प्रयोग की अनुमति भी दी गई थी कि वो अपने झंडे को जो है अपने गाड़ी वगैरह, व्हीकल्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़े ही रिस्ट्रिक्शन के साथ में। इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि लेकिन ये था कि झंडा तो फहराने के कुछ नियम तो मतलब बन गए थे, लेकिन यह नियम विस्तृत नहीं था। अब सवाल यह था कि अगर मान लो कि भारत राष्ट्रीय झंडा है, उसका कोई अपमान करता है तो उसकी सज़ा क्या मिलेगी। तो 1971 में एक एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट का नाम है नेशनल ऑनर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट 1971। मतलब कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत का राष्ट्रीय झंडा हो, राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, भारत का मानचित्र हो, जो कुछ का अपमान करेगा, जानबूझ का अपमान करेगा, उसे 3 वर्षों तक की कैद की सज़ा, जुर्माना या फिर उनसे दोनों लिया जा सकता है। इस प्रकार से हम झंडा फहरा रहे थे, और झंडे का जो नियम था उसी के हिसाब से सब चल रहा था। लेकिन 1996 में एक व्यक्ति जिनका नाम था नवीन जिंदल, भारत के जो जिंदल इस्पात एंड कंपनी है उसके मालिक प्रोप्राइटर, वो पढ़ करके आए आपको विदेशों से, और उन्होंने क्या किया, अपने छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो उनका उसमें मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश का जो रायपुर का उनका ये था जो ऑफिस था, वहाँ पे उन्होंने भारत के तिरंगे झंडे को 24 घंटे फहरवा दिया। कुछ लोगों को कुछ लोगों ने देखा तो पुलिस में इसको इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, और आने के बाद उन्हें नवीन जिंदल को पकड़ लिया, और उस झंडे को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। नवीन जिंदल के वकील जो है वो कोर्ट में गए, और उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए वो चले गए आपको सुप्रीम कोर्ट सीधे। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो सर्वोच्च न्यायालय गया उनका वकील, और उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो हमें अधिकार मिला हुआ है
कि every citizen of India shall have the right to freedom of speech and expression. This is the violation of that particular act. यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम का यह उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 19 से कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार और भावनाओं के व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और देशभक्ति एक भावना है और जिसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं तिरंगा झंडा, अपना भारतीय झंडा फहरा करके। इस प्रकार से राष्ट्रीय झंडे को फहराने पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसे कभी भी कहीं भी फहराया जा सकता है। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का 2002 में इस पर फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो नवीन जिंदल के वकील थे उन्होंने कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज़ द फंडामेंटल राइट। भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराना किसी व्यक्ति का एक मूल अधिकार है और उसको छीना नहीं जा सकता। और इस प्रकार से भारत की संसद से उन्होंने दरख्वास्त किया कि आप जल्दी से कानून बनाइए ताकि भारत के लोग सम्मान के साथ झंडे को फहरा सकें। और इस प्रकार से बनाया गया फ्लैग कोड 2002। तो मैं आपको बता दूं, देखिए फ्लैग कोड 2002 बनाया गया था। उसमें यह था कि भारत में झंडा जो है वो कभी भी कहीं भी फहराया जा सकता है 24/7 आवर्स। और जो झंडा होगा उस झंडे को फहराने के कुछ नियम बनाए गए थे। उस नियम के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इसके आगे की कुछ बातें बताता हूँ। तो इस प्रकार से देखो, झंडा यह था कि यह झंडा जो है सिर्फ जो बनाया जाएगा फहराने के लिए, उसमें जो मटेरियल होगा वह होगा आपका खादी और सिल्क, और साथ ही साथ लहराने के लिए पेपर और प्लास्टिक के झंडे भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि 2005 में पेपर वाले को हटा दिया गया, प्लास्टिक हटा दिया गया, और 2005 में संशोधन करके कर दिया गया था कि सिर्फ पेपर वाले झंडे जो है वो लहराने के लिए बनाए जा सकते हैं, फहराने के लिए झंडा जो है इस प्रकार से नहीं बनाया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 2000 इसके बाद जो है वह झंडा जो ऐसे हम लोग फहरा रहे थे नियम के साथ में, लेकिन इसमें एक परिवर्तन लाया गया और संशोधन हुआ आपका 30 दिसंबर 2021 को, जब भारत की सरकार ने यह कर दिया कि झंडा किसी मटेरियल का बनाया जा सकता है। इसके बाद फिर यह हुआ कि झंडा जो है वो कहीं भी फहराया जा सकता है, क्योंकि पहले नियम तो यह था 2002 वाले में कि झंडा जब फहराएंगे तो उसको पूरा सम्मान के साथ फहराएंगे, और जब रात में फहराएंगे तो झंडे पर चारों तरफ से प्रकाश होना चाहिए। लेकिन यह 2000 आपको बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई 2022 को भारत की संसद ने एक नया नियम बना दिया, और यह बना के झंडा जो फ्लैग कोड 2002 था उसमें संशोधन करके बनाया गया कि अब से भारत का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, इसको कभी भी कहीं भी हम फहरा सकते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्लैग कोड 2002 है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको ढेर सारी बातें इस बारे में बताऊँगा। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पर अभी इन्होंने एक जो है कुछ स्पीकर वगैरह चालू कर दिया है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इस कारण से मैं आपका ये जो है वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ। अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा और मैं आपको इसमें फ्लैग कोड 2002 डिटेल में पढ़ाऊँगा कि झंडे के फहराने के इस समय नियम क्या है, पहले नियम क्या था, इसको हम लोग पूरा डिटेल में आगे क्लास में बातचीत करेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर एक नदी है बह रही है। इस नदी को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके साथ मैं आ रहा हूँ, तो आप ये देख लो। यहाँ पर ये देखो, ये बेहतरीन यहाँ पे यह नदी है, ब्यास नदी, बहुत बड़ी नदी है, 470 किलोमीटर लंबी है नदी बहती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ये बहुत ही छोटे बह रही है नदी। ये नदी का उद्गम स्थल है, थोड़ी दूर में ये नदी, थोड़ी दूर से नदी निकल रही है, और पानी जो है इसका बहुत ठंडा है क्योंकि ये बर्फ़ का पानी है, ये बर्फ़ का पानी है। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लोग जो है ये नदी के बीच में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, और मैं भी यहीं पे आया हुआ हूँ अभी। और कल मैं ले जाऊँगा, तो मैं आपको रास्ते में सब पूरा वीडियो बनाऊँगा आपको। आप यहाँ देख सकते हो, बड़ा ही सुहावना दृश्य है। आप देख लो, ये नदी जो है, ये नदी जो है यह हिमालय से पीर पंजाल से यह निकल रही है, और यह आगे बहती हुई 470 किलोमीटर जाती है, और यहाँ पर जाके पंजाब के कपूरथला में जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। यह इंडस सिस्टम की एक नदी, आपको पता ही है कि इंडस सिस्टम की जो झेलम चनाब रावी है उसको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के माध्यम से यह जो नदी है, इस नदी को सतलज और यह जो ब्यास नदी है, ये नदी भारत को मिल गई, और बाकी बात झेलम चनाब और रावी पर अधिकार हो गया आपका पाकिस्तान का।
तो आज का वीडियो जो मैं यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है तो इन्होंने यहाँ पर स्पीकर वगैरह मतलब इन्होंने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया है, तो वीडियो में डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा और आप यकीन करिए कि प्लस में इसमें डिस्टर्बेंस मेरे साथ मेरी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है आप लोगों की। मैं बहुत जल्द पूरे वीडियो आपकी कंटिन्यूटी के साथ में मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी और जीएस का भी और करंट अफेयर्स के वीडियो बनाऊंगा। कल मैं आपको पीर पंजाब की तरफ जाऊंगा, उधर पहाड़ जब, तो मैं कल आपको बर्फ़ का पूरा वीडियो बना के दिखाता हूँ। अटल टनल मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।